अब गाइस बात हो रही है राष्ट्रीय साइबर क्राइम सुरक्षा समन्वयक की, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की। तो इसकी हम लोग बात करें, देखो नाम से समझ में आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये जो ऑफिस है ये कोऑर्डिनेट करेगा अलग अलग एजेंसी से, नेशनल लेवल पर अलग अलग एजेंसी के साथ अपना कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट करेगा। किस चीज के लिए? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों से रिलेटेड ये कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा ये सेंटर, राइट। ये मेनली टारगेट करेगा कि सभी एजेंसीज के कांटेक्ट में रहे हमेशा, कनेक्टेड रहे हमेशा, राइट। तो 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट की गई थी ये पोजीशन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की। तो बस ये बेसिक सा पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो हालांकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इस चीज के बारे में कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है, और बड़ी ही अजीब बात करता है ये बोलता है कि इस समुद्र का नाम, इस सी का नाम, इस सागर का नाम जो है वो चाइना के नाम पे पड़ा, इसलिए समुद्र जो है वो चाइना का, ये चाइना का ही हिस्सा है। ऐसे में तो हमें भी बोल देना चाहिए कि इंडियन ओशियन जो है वो ऑब्वियस बात है, इस पूरे महासागर ओशियन का नाम जो है वो हमारे नाम पर पड़ा, इसलिए वो पूरे महासागर पर हमारा क्लेम होना चाहिए, ओशियन पर हमारा क्लेम होना चाहिए, है कि नहीं, राइट। तो ये इसकी हरकतें होती है। और आप जानते हैं ये साउथ चाइना सी पर किस प्रकार की हरकत करता है ये चाइना। साउथ चाइना सी तो दूर की बात है, आपको ये भी पता है इवन ये कई बार जो है ऑस्ट्रेलिया तक आ जाता है अपनी, जैसे कि इसकी जो सबमरीन वगैरह होती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो ले जाता है और वापस जो है वो गोल घुमा के चला जाता है। तो वो डराता है दूसरी कंट्री को, हरकती है बहुत बड़ा ये चाइना, राइट। बहुत हरकती है हम लोग को देखने को मिलता है। इवन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, इवन कई बार तो ये भी क्लेम कर चुका है कि इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वो चाइना का है। तो ऐसा है ये चाइना, हरकतबाज है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की हमें देखने को मिलती, कब्जा करता है, हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, राइट। तो देखिए इसी को लेकर ये टॉपिक है, पूरे डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से A to Z हम लोग कवर करेंगे। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि चाइना ने कहा है कि तेजी लेकर आओ। किस चीज में तेजी लेकर आओ? तो आसियान कंट्रीज मिलकर साउथ चाइना सी पर कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क जो है वो बना रही हैं, आचार संहिता, राइट। साउथ चाइना सी के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार कर रही है आसियान कंट्रीज, आसियान देश। तो चाइना बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रूपरेखा को तैयार करो, मैं देखूं तो किस प्रकार की रूपरेखा फ्रेमवर्क आप तैयार कर रहे हो। और गाइस आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 28th एनिवर्सरी, 20वीं सालगिरह हम लोग को देखने को मिलेगी। किसकी? जिस समय साइन किया गया था डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी को। तो ये है क्या? डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी। तो एक डिक्लेरेशन जो है वो काफी सारी कंट्रीज ने, स्पेशली आसियान कंट्रीज ने जो है वो मिलकर साइन किया था कि साउथ चाइना सी पर आचार संहिता की, मतलब किस प्रकार से ये जो साउथ चाइना सी पर जो कंट्रीज हैं और इस डिक्लेरेशन को जिन मेंबर कंट्रीज ने साइन किया है तो वो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगी, किस प्रकार से साउथ चाइना सी का उपयोग करेंगे और क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा उनका, यानी कि ऑपरेशन किस प्रकार से कंडक्ट करेंगी साउथ चाइना सी के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो विवाद है साउथ चाइना सी का, इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये वाली चीज कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लाया गया था कि किस प्रकार से पार्टीज जो है, मेंबर कंट्रीज जो है वो किस प्रकार से इस समुद्र पर ऑपरेट करेंगी। सिंपल सी बात कि जिससे कि यहां पर शांति बनाई रखी जाए, स्टेबिलिटी रहे इस क्षेत्र पर। और चाइना जो है वो चाहता है कि आसियान के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे, राइट। और इसी ओकेशन पर, अगले साल इसी ओकेशन पर ये परमानेंटली इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करें। बट ऑब्वियस ही बात है परमानेंटली प्रॉब्लम को चाइना सॉल्व करने ही नहीं वाला, क्योंकि जब इसके इंटरेस्ट पर जब बात होगी तभी ये खुश होगा। इसके इंटरेस्ट के खिलाफ जब बात जाएगी, जब कहा जाएगा कि साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम नहीं है, या फिर इसको थोड़ा सा एरिया दे दिया जाएगा कि चलो तुम इस क्षेत्र पर क्लेम कर लो अपना, इस क्षेत्र को जो है अपने कंट्रोल में कर लो, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में। अभी पहले आप ये चीज समझ लीजिए, फिर वो भी बता दूंगा मैं आपको, राइट। तो चाइना को ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रकार से कंट्रीज नेगोशिएट करेंगी, बट चाइना फिर मानेगा नहीं, तो मानेगा नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज पूरी नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये कंफर्म है, आप देखिएगा आगे चल के भी अगर होगी भी तो अगर चाइना के इंटरेस्ट पे बात होगी तभी वो जो है उस चीज पर अड़ेगा, वरना नहीं अड़ेगा। और बाई चांस अगर लेट्स से कि अड़ कर भी लेता है, ये बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए कर भी लेता है इस डिक्लेरेशन को, साइन कौन सा है, बाइंडिंग डिक्लेरेशन को, बाइंडिंग कोड को अगर साइन भी कर देता है, राइट, तो भी कुछ समय बाद देखिएगा ये वापस अपनी हरकत शुरू कर देगा। हरकत ही है ये बहुत बड़ा, ये करता तो बहुत सारी चीजें, इंडिया के साथ भी इसने बोला कि हम जो है वो शांति बरकरार रखेंगे, बट आ जाता है बार बार लद्दाख में, सिक्किम में, है कि नहीं? देखा हुआ है आप लोगों ने, सभी लोग वाकिफ हैं आप लोग इस पूरी चीज से,
है कि नहीं? तो देखिए ये पूरा डिक्लेरेशन क्या है, ये घोषणा हम लोग को क्या देखने को मिली थी, 2002 की बात है, नवंबर 2002 की बात है। चाइना और 10 आशियन कंट्री साथ में आई, इन्होंने साइन किया एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन को, जो कि कंडक्ट से रिलेटेड था, कि किस प्रकार से साउथ चाइना सी पर ये कंट्रीज जो है वो ऑपरेट करेंगी, कंडक्ट करेंगी, राइट। और अभी बताया जा रहा है कि सभी की सभी ये 10 आशियन कंट्री प्लस 1 चाइना, तो सभी की सभी 11 कंट्रीज मिलकर, ये तो नॉन बाइंडिंग था, तो आप बोल रहे हैं कि इसको जो है वो कमिट करेंगे और इसको जो है वो बाइंडिंग कोड जो है वो तैयार करेंगे, राइट। देखो एक चीज होती है नॉन बाइंडिंग, एक चीज होती है बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग मतलब कि आप अगर इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी इंप्लीकेशन आपके ऊपर जो है वो नहीं पड़ेंगे, राइट, कोई भी प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो कोई पेनाल्टी, आसान शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझने के लिए, कि अगर जो भी कंट्री इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को या इसमें लिखे गए कंडक्ट्स को फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट बाइंडिंग होने का मतलब कि कंट्रीज फिर कार्रवाई करेंगी, पेनाल्टीज जो है वो उसके ऊपर इंपोज करेंगी जो इस कंडक्ट को फॉलो नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर किस टाइप की पेनाल्टी हो सकती है? हो सकता है कि ये लोग उस कंट्री को सब मिलकर जो है जो फॉलो नहीं करेगी उसको बॉयकॉट कर दें या कुछ भी करें, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें किसी प्रकार का, है ना। तो ये चीज, तो अब ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार के एक बाइंडिंग कोड जो है वो लाया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट। और दैट डॉक्यूमेंट नोटेड दैट द एडॉप्शन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी वुड फर्दर प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। वही चीज मैंने आपको अभी बताई कि इस क्षेत्र पर शांति और इस क्षेत्र को स्टेबल बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लाया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई आपको कि किस प्रकार का घोषणा पत्र ये हमें देखने को मिला है, फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिला है, राइट, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। पहले नॉन बाइंडिंग था, अब इसको बाइंडिंग करने पर ये काम कर रहे हैं, और इसी चीज को तेज करने के लिए चाइना ने जो है वो गुहार लगाई है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो ओवरऑल इशू आपको बता दें गाइस, तो चाइना, बीजिंग चाइना जो है ये क्लेम करता है, राइट, काफी सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है साउथ चाइना सी पर, जिनका क्लेम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उनके ऊपर ये क्लेम करता है, बोलता है कि नहीं उन कंट्रीज का क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी पर, साउथ चाइना सी पर सिर्फ चाइना का क्लेम है। तो ऐसी बात जो है ये करता है। चाइना क्लेम करता है ऑलमोस्ट सभी, देखिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिच रिसोर्सेस ऑफ सी, समुद्र के जितने भी बेहतरीन रिच रिसोर्सेज हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उस पर ये काबू करने की कोशिश करता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात, ये साउथ चाइना सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो ट्रेड होता है इसी समुद्र से होते हुए गुजरता है, पूरे दुनिया भर का आप 1/3 कह सकते हैं, 1/3 ट्रेड जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, राइट। तो इसको जो है वो इस पर निगरानी रख सकेगा, ट्रेड पर चाइना कंट्रीज की, कंट्री के ट्रेड पर, या फिर कभी इस साउथ चाइना सी पर ब्लॉकेट क्रिएट करके, ब्लॉक क्रिएट करके कंट्रीज को परेशान भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो उसकी बहुत अलग अलग प्रकार की चालें होती हैं यार, तो आपको बस इसकी चालें थोड़ी बहुत समझनी है। और ये क्लेम क्यों कर रहा है कि यहाँ पे एक तो बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स शिपिंग ट्रेड यहां से होकर गुजरता है, शिपिंग ट्रेड यानी कि सी रूट के थ्रू जो ट्रेड होता है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसी रूट के थ्रू होकर गुजरता है, राइट। और यहां पर क्लेम करती है इसी जगह पर जहां पर चाइना क्लेम कर रही है, और ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये भी कंट्रीज है वो क्लेम करती हैं। ताइवान कंट्री नहीं, टेरिटरी इसको बोलेंगे हम लोग, कि ये सब टेरिटरी जो है वो क्लेम करती है। और चाइना की बात करें, चाइना जो है, चाइना ऑब्वियसली बात है हरकती, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया तक अपनी सबमरीन भेज देता है ये, तो ये तो साउथ चाइना सी की बात है, उसके नजदीक के एरिया की बात है। तो यहां पर ये कई बार अपनी मिलिट्री वगैरह को डिप्लॉय कर देता है, कई बार एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह यहां पर लॉन्च कर देता है, सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग करने लगता है। तो ऐसी हरकतें इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन लिया था और कहा था कि चाइना बिना किसी आधार पर अपने हिस्टोरिकल क्लेम को डिक्लेयर कर रहा है। ये बोलता है कि प्राचीन काल में ये एरिया जो था वो चाइना का था, राइट। तो इस प्रकार के क्लेम ये करता है, और जिसका कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी मतलब आधार नहीं है, तो बिना आधार के ये क्लेम करता है। और बाकायदा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने 2016 में ये चीज कह दी थी इसको लेकर, बट फिर भी ये मानता नहीं, उसने उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को साइड कर दिया। उसने बोला कि नहीं हमारा तो क्लेम है, देखिए इसका नाम तो हमेशा कभी भी बात होती है नाम को लेकर अटकता है, बोलता है कि नाम देख लो, तो नाम क्यों पड़ा इसका ऐसा, हमारा इसलिए तो पड़ा नाम। अब क्या बोले इसको, साउथ चाइना सी जो है गाइस ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर हम लोग को देखने को मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया पे। आप मैप में देखिए, अभी अगर नहीं देखना है आपको तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक फाइल जो है वो उसके साथ अटैच कर रहा हूं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जिसमें और डिटेल में साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी ये वाला टॉपिक पहले एंड कर देते हैं हम लोग, फिर इसी के साथ में एक फाइल अटैच कर रहा हूं, उस फाइल को भी जरूर देखना। आप बस कंटिन्यू देखते रहो, एक फाइल आपको जो है उसी के बाद कंटिन्यू में आपको मिल जाएगी, राइट। तो इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी, ईस्ट और साउथ वियतनाम पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसकी ईस्ट और साउथ पे वियतनाम है। फिलीपींस जो है उसके वेस्ट साइड पर हम लोग को देखने को मिलती है। बोर्नियो जो आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है इसके नॉर्थ पर हम लोग को देखने को मिलता है।
और ताइवान स्ट्रेट से ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी, यानी कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में ताइवान स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिलता है। लुजोन स्ट्रेट भी है जो कि कनेक्ट करता है सी को फिलीपीन सी के साथ। तो ये सब लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और बॉर्डरिंग स्टेट्स और टेरिटरीज कौन सी है, यानी कि साउथ चाइना सी पर कौन सी टेरिटरीज, और देखिए स्टेट यानी कि कंट्री, तो चाइना तो है ही, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, तो ये कंट्रीज हैं। बट यहां पर देखिए ताइवान भी है, इसलिए यहां पर टेरिटरी, ताइवान के लिए टेरिटरी लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मल तौर पर आप जानते हैं कि ताइवान को कंट्री घोषित नहीं किया गया है फॉर्मल तौर पर, राइट। इनफॉर्मली काफी सारी कंट्रीज जो है उसको कंट्री ही मानती है, स्टेट ही मानती है, क्योंकि ताइवान और चाइना का इशू पता होगा ना आपको, हमने इसके बारे में भी पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। चलो एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये समुद्र का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मेन चीज तो ये है कि ये समुद्र हम लोग को देखने को मिलता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू कनेक्ट करता है, राइट, ये सी। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, UNCTAD, तो इसके अकॉर्डिंग 1/3 पूरे दुनिया भर की शिपिंग जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। पूरे दुनिया भर का ट्रेड जो है 1/3 वो यहीं से होकर जो है वो गुजरता है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अगेन इस पर्टिकुलर समुद्र को काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। और कौन सी कंट्री इस आइलैंड के ऊपर, मतलब जो साउथ चाइना सी पे हम लोग को आइलैंड देखने को मिलते हैं कुछ, तो काफी सारी कंट्री जो है वो आइलैंड के ऊपर भी अपना क्लेम करती है। जैसे कि पार्सल आइलैंड हो गया, इसे चाइना, ताइवान, वियतनाम क्लेम करती है। स्पार्टी आइलैंड हो गया, तो इसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी और फिलीपींस क्लेम करती है। स्कारबर्ग शॉल हो गया, तो इसे फिलीपींस, चाइना, ताइवान क्लेम करती है। तो इस पर इंडिविजुअली कंट्रीज के बारे में भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ एक वीडियो अटैच हो रहा है जिसमें आपको मिलेगा, राइट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में भी जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अभी चाइना जो है वो 2010 से क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है किस चीज को, छोटे छोटे आइलैंड्स को, अनइनहेबिटेड आइलैंड्स को, जहां पर कोई भी नहीं रहता है, इसको ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स में जो है वो कंटिन्यूअस कन्वर्ट करता जा रहा है, जिसके चलते ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर आ जाए। अब देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे कि ये एक कंट्री की टेरिटरी है, कौन सी टेरिटरी, कोस्टल वाली। जैसे लेट से कि गोवा का बीच है, वो वाला सेम एग्जांपल मैंने अभी आगे भी दिया हुआ है। तो ये गोवा का बीच है, इस गोवा के बीच पे आप खड़े हो, इस बीच से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया पर, 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया पर ये जो जिस टेरिटरी, जिस कंट्री की है, उसी कंट्री का ये हिस्सा होगा, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स जो ये है, तो ये इसके अंदर जो भी मिनरल्स आते हैं, जो भी रिसोर्सेज आते हैं, राइट, तो वो इस कंट्री के होंगे, राइट, जिस कंट्री के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री एरिया है। तो याद रखना कि एक कंट्री के कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये एरिया पर उसी कंट्री का क्लेम होता है जिस कंट्री के आगे ये समुद्र है, राइट, ये पानी, वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। तो ये हरकत क्या पटक रहा है, ये छोटे छोटे आइलैंड अपने तैयार कर रहा है, जिससे कि ये घोषणा करेगी देखो ये तो मेरी टेरिटरी है। अब आपने कहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है कि इस टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होगा उस पर क्लेम किसका होगा, चाइना का होगा। ये हरकतबाज है एक नंबर का। हेवन रीफ, राइट, जॉनसन साउथ रीफ, राइट, फेरी क्रॉस रीफ, तो ये सब चीजें ये तैयार कर रहा है। अब देखिए चाल, देखिए आप समझिए इस चीज को, राइट। और अब मैं एक क्लिप आपके सामने जो है वो लेकर आ रहा हूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन की हुई थी, बट जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लिप्स नहीं देखी है, इसको और कवर कर लो, और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा पूरा होगा पूरा। और अभी जो करंट अफेयर्स में था वो यहां तक था, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाइना का क्लेम रहता है कि ये जो पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये चाइना का है। और चाइना कैसे क्लेम करती है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला मैप देखो आप, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अपन बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये वाला जो एरिया है पूरा, इस पर चाइना क्लेम करती है। चाइना बोलती है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा चाइना का है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और मतलब अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पूरा मुद्दा जो है वो उस टेरिटरी के ऊपर किन किन कंट्रीज का किस हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो टेरिटरीज है गाइस, स्पेशली यहाँ पर पार्सल आइलैंड की बात करें या स्पार्टलेस आइलैंड की बात करें, या फिर यहाँ पर बहुत सारे फुली डेवलप्ड आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। काफी सारे रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, यानी कि चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगी, अटॉल्स देखने को मिलेंगे, सैंड बैंक्स, रीफ्स, राइट, और स्कारबर्ग शोल। तो ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली देखो इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो पार्सल आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और इस क्षेत्र पर जो है वो फिलीपींस का भी क्लेम हम लोग को अगेन देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो है वो स्पार्टली आइलैंड, ये आप देखो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्पार्टली के। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसको अरेंज करो, ये जो पार्सल आइलैंड स्पार्टली आइलैंड आपको दे दिया जाएगा, उसका दे दिया जाएगा स्कारबॉक शोल आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करो, आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो फिर आपको इस प्रकार का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा मतलब साउथ की तरफ है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पार्सल, फिर उसका सेकंड नंबर पे ये वाला आ जाता है स्कारबॉक शॉल, और उसके बाद फिर स्पार्टली आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रीड बैंक कहाँ पर है, तो आपको फिलीपींस का आइडिया होना चाहिए, साउथ चाइना सी का आइडिया होना चाहिए। तो मेनली लोकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और दूसरी चीज जो जानने वाली है वो 9 डैश लाइन, और ये जो इशू पूरा इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक एक करके देख लेते हैं चाइना का क्लेम क्या है और दूसरी कंट्री का क्या क्लेम है। तो चाइना सबसे ज्यादा टेरिटरी पर क्लेम करती है, यानी कि इस क्षेत्र पर 9 डैश लाइन इसने बनाई हुई है और कहा है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आता है, राइट। और इस पर ये वाली चीज बोलती है, और बहुत ही मतलब बड़ी टेरिटरी जो है वो उसने क्लेम करके रखी हुई है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम भी क्लेम करती है। चाइना के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह देखने को मिलता है कि 1940 से पहले इस क्षेत्र पर चाइना का कोई भी क्लेम नहीं था। चाइना के ही डॉक्यूमेंट में यह चीज मेंशन्ड है। तो वियतनाम ये कहता है कि वियतनाम जो है वो 17वीं सेंचुरी में इस क्षेत्र पर वियतनाम का बहुत बड़ा कंट्रोल था और काफी अच्छा कंट्रोल था। और ये कंट्रोल को साबित करने के लिए वियतनाम के पास जो है, यानी कि कंट्रोल को बताने के लिए कि ये किसका कंट्रोल था, यानी कि अपने जो भी क्लेम है उसको प्रूव करने के लिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, राइट। तो ये वियतनाम बोलता है। तो यहाँ पर याद रखना चाइना भी पिक्चर में है बड़े पैमाने पे, फिर वियतनाम भी आ जाती है। वियतनाम का वही है कि 1940 से पहले चाइना के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है जो कि ये बता दें कि 1940 से पहले इन क्षेत्र पर चाइना का क्लेम था। बट वियतनाम के पास इसके प्रूफ है। वियतनाम, ये देखो आप यहाँ पर ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा दूसरी कंट्री जो पिक्चर में वो फिलीपींस में हम लोग को देखने को मिलती है। फिलीपींस पूरा क्लेम करती है कि स्कारबॉक शॉल जो है वो फिलीपींस के काफी नजदीक भी है ना ये देखो आप ये पूरा। तो ये बोलते हैं कि फिलीपींस का ये पूरा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो फिलीपींस का इस प्रकार का क्लेम है यहाँ पर। इसके अलावा इस आइलैंड को हुआनग्यान आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है चाइना में, और थोड़ा सा 100 माइल से ज्यादा या 160 किलोमीटर से ज्यादा फिलीपींस से और चाइना से 550 माइल्स से ज्यादा के डिस्टेंस पर ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। स्कारबॉक शॉल। और मलेशिया और ब्रुनेई की बात करें हम लोग तो ये दोनों कंट्रीज भी यहाँ पर टारगेट करती हैं। इसमें ब्रुनेई जो है वो ज्यादा क्लेम नहीं करती है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के ऊपर, बट मलेशिया का एक अच्छा खासा क्लेम है, बट वो स्पार्टली आइलैंड के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इन दोनों का कहना भी यही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो हम लोग को 1982 की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर 1982 भी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में ऐसे ईयर्स भी आ जाते हैं कि ये फलाना कन्वेंशन जो है वो किस साल का है। तो 1982 काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के तहत भी हम लोग को ब्रुनेई और मलेशिया के अंदर कुछ टेरिटरी देखने को मिलती है जिस पर चाइना क्लेम करती है। देखो ना, अब ये चाइना की ये 9 डैश लाइन यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसने कुछ टेरिटरी ऑफर करी हुई है। तो इस पर ये क्लेम करते हैं कि यार ये टेरिटरी तो हमें इनसे मिली हुई है लीगली, और वो सही भी है, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस पर ये 5 कंट्री हम लोग को मतलब देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर क्लेम करती हैं, राइट, मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में भी कुछ आइडिया आपको जनरल सा होना चाहिए, जैसे कि इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 3 यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ द सी को लेकर। तो ये 1973 टू 1982 के बीच में हुई थी। तो उस दौरान जो है ये चीज एग्रीमेंट जो है वो सामने लाया गया। इसमें मेन जो आपके लिए काम की चीज है ना, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या आपके लिए काम की चीज है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो इसमें मेनली जो है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोस्टल एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कोस्टल एरिया एक कंट्री का जहां पे उसका तट होता है, तो उस कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का जो एरिया होता है, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का एरिया, तो एक कंट्री अपने यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 370 किलोमीटर,
राइट, उस कंट्री की बेस लाइन से यानी कि कोस्टल एरिया से। तो ये वाला जो इस कंट्री का जो एरिया होता है वो कंट्री इस एरिया पर यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जितनी भी चीजें वहां पर है, जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वहां पर कोई तेल डिपॉजिट हो, राइट, या फिर कोई भी मिनरल्स हो, किसी भी प्रकार की चीज अगर वहां पर समुद्र के नीचे होगी, या फिशिंग की भी अगर हम लोग बात करें, तो पूरा अधिकार जो होगा उस क्षेत्र पर वो उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री से ये 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। समझ पा रहे बात? समझे कि नहीं समझे ये बताओ। एक कंट्री है, जैसे आप गोवा पे जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच पे आप जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच से आप समुद्र की तरफ देखो, तो आप समुद्र की तरफ 370 किलोमीटर तक देखो, राइट। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर तक आप देखो, राइट। तो जितना एरिया जो आप देख रहे हो 370 किलोमीटर तक का, वहां पर हमारी सरकार, उस एरिया तक हमारी सरकार एक्सप्लोर कर सकती है किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज को, राइट, यहाँ वहां से निकाल सकती है किसी प्रकार की, या फिर वहां पर अगर उस एरिया पर अगर कहीं पर तेल वगैरह है, राइट, तो तेल वगैरह जो है वो जो निकलेगा उस पर अधिकार जो होगा वो हमारा होगा, इंडिया का होगा। या कुछ भी चीज, कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर वहां पर है तो उस पर इंडिया का अधिकार है। तो ऐसा जो है वो इसने कह दिया है, और ऐसी कंट्री के कोस्टल लाइन से 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री के अंडर ही होता है। क्योंकि मैंने भी आपको इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ाया था, मतलब बताया हुआ है कि ये जो अधिकार जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो अपनी, जैसे कि स्पेशली मलेशिया की बात करें, तो अभी बात करी थी ना हमने इस टॉपिक में, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत जो है वो देखने को मिली थी। तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। पहले मैं आप लोग को AIIB के बारे में समझाता हूं, फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो नाम से समझ आ रहा है, पहली बात तो ये बैंक है, ये बैंक किस पर टारगेट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टारगेट करता है। देखिए, बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, ठीक है, लोन देना। और ये बैंक किस पर्पस के लिए लोन देगा, किस पर्पस के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा? कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा। अब देखिए, ये एशियन बैंक है, तो क्या एशिया के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगा ये? तो देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है, राइट। ये एशिया पर तो काम करेगा ही, क्योंकि एशियन बैंक है, एशियन कंट्रीज की हेल्प करेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेगा, प्लस एशिया के बाहर की कंट्रीज पर भी ये फोकस करेगा। तो आप ये चीज सबसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बियॉन्ड एशिया एंड बियॉन्ड, राइट, यानी कि एशिया के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा, एशिया के अंदर तो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को लाने की कोशिश करेगा ही करेगा, सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करेगा, मतलब कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगा, बल्कि साथ ही साथ एशिया के बाहर भी करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया और उससे बाहर, यहां पर ये सोशल और इकोनॉमिक रिजल्ट्स लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक को बनाया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, इस बैंक को शुरू किया था 57 कंट्रीज के द्वारा, 57 कंट्रीज साथ में आई, एक साथ फाउंडिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया, राइट, और इस बैंक की मेंबरशिप ली। अब देखो, मेंबरशिप का मतलब सीधे सीधे बात यह है कि ऑब्वियस ही बात है, ये कंट्रीज साथ में आएंगी तो इनको पहले बैंक के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, तो बैंक के अंदर कैपिटल डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें से टोटल 10 कंट्री ऐसी थी, 10 कंट्री जब वो सामने आई, उन्होंने 50% कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू हो गया, राइट। तो 10 कंट्रीज का इसमें शेयर 50% से ज्यादा का है। तो ये वाला बस एक बेसिक सी चीज है जो आप ध्यान में रखो। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को बीजिंग के अंदर देखने को मिलता है। बैंक का ऑपरेशन शुरू हो गया जब एक एग्रीमेंट लागू हुआ 25 दिसंबर 2015 को, और रेक्टिफाई किया 10 कंट्रीज ने, 10 मेंबर स्टेट्स ने, जो कि 50% जिनका इनिशियल सब्सक्रिप्शन था ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक का, वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है वो यहां पर लिखा हुआ है, राइट, थ्योरी में। इस बैंक का एम क्या है, तो मैंने आपको एम भी समझा दिया। ये इन्वेस्टमेंट करती है किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर पे जो आज की डेट में है, राइट, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करती है ये।
इसका मेन एम ये है कि लोगों को, सर्विसेज को और मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करना, राइट, जिससे कि एक बेसिकली एशिया के अंदर डेवलपमेंट करने का मेनली इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके एशियन कंट्रीज जो है वो डेवलप हो, इस पर ये मेनली फोकस करती है। इसकी मेंबरशिप की बात करें, आज की डेट में 100 से भी ज्यादा इसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 14 कंट्रीज हम लोग को G20 ग्रुप की देखने को मिलती है, जो कि इसका हिस्सा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, देखिए यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये इसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो इसलिए याद रखिएगा कि नॉन एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये बैंक जो है नॉन एशियन कंट्रीज को भी अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसके वोटिंग राइट्स की बात करें तो देखो, जिसने ज्यादा पैसा लगाया, जिसके ज्यादा शेयर इस बैंक के अंदर, उतनी ज्यादा पावर डिसीजन लेने की उस कंट्री के पास, राइट। तो इसकी वोटिंग जो है वो इक्वल बेसिस पर नहीं होती इसके मेंबर्स के बीच में। जिसके पास ज्यादा शेयर, उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स, राइट। उसके जो डिसीजन मेकिंग में उसका जो रोल होगा वो और ज्यादा होगा, राइट। तो देखो चाइना जो है उसके पास सबसे ज्यादा एक तो शेयर है, और 26.61% वोटिंग शेयर्स इसके पास हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बैंक के अंदर किया, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर इस बैंक के अंदर चाइना के पास है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, उसी से आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद फिर इंडिया सेकंड नंबर पर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन के मामले में, तीसरे पर रशिया, चौथे पर जर्मनी। तो ये 4 कंट्रीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और रीजनल मेंबर्स हो, यानी कि एशिया के जो मेंबर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनके पास 75% के आसपास वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके अलग अलग काम है, जैसे कि इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, राइट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर इसके हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी इसके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज इतनी खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसके अंदर एक गवर्नर है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर है, जिसे अपॉइंट किया जाता है हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा, राइट। तो एक तो मेन गवर्नर होंगे इस बैंक के, और एक ऑल्टरनेट गवर्नर्स, राइट, जो कि हर एक कंट्री अपॉइंट करती है। गवर्नर्स और ऑल्टरनेट गवर्नर जो है, ये जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर बैंक के अपॉइंटिंग मेंबर्स, यानी कि जिन मेंबर्स ने, जो इस बैंक के मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, तो उनके प्लेजर पर ये गवर्नर जो है वो ऑपरेट करते हैं। गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर, यानी कि जब तक इस बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जब तक ये चाहेंगे कि कौन व्यक्ति इसका गवर्नर बने, तब तक वो गवर्नर रहेगा। आप बताएं जरा फैक्ट्स को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के करंट गवर्नर कौन है, कौन सी कंट्री के हैं, तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, जो कंपनीज वगैरह में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, किस चीज के लिए, कि बैंक का जो जनरल ऑपरेशन होता है, यानी कि डे टू डे बिजनेस आप कह सकते हो, या जनरली जिस प्रकार से बैंक ऑपरेट करती है, तो उसके ऑपरेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इनके पास सभी प्रकार की पावर्स होती हैं जो कि इनको दी जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है, तो नाम से हमारा एडवाइजरी पैनल, एडवाइस देने के लिए। तो बैंक ने एस्टैब्लिश किया एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की, जो कि सपोर्ट करे प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को इस बैंक की स्ट्रेटजीज को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, राइट। इवन जनरल ऑपरेशनल इश्यूज वगैरह जो होते हैं उस पर भी ये पैनल जो है वो एडवाइस करे। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी कुछ खास नहीं है, बट मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई इस बैंक को लेकर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं कि इस बैंक के बारे में भी न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि इट वुड लुक टू फंड बोथ सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन कमिंग ईयर्स। तो इसने बोला है इंडिया के अंदर ये मदद करने वाली है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो होती जा रही है, तो ये इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। देखिए जैसे कि आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी में आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि जो घर बन रहे हैं ना, इस प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं कि जो कि ठंडे रहेंगे, बिना एसी के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, क्योंकि इस घर में इस प्रकार की इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि इस घर में पाइपलाइंस जो है वो लगाई जा रही है, पानी की पाइपलाइन, सिंपल पानी की पाइपलाइन, राइट, जो कि इस घर को ठंडा रखने में जो है वो मदद करेगी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही है, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऐसी नई नई चीजें इनोवेट हो रही हैं, राइट। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो इंडिया को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचा कर रखेगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में जो है वो
या उसको कंप्लीट करने में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया के अंदर। और भी काफी सारे जो सोशल या फिर पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसमें भी मदद करेगी आने वाले समय में। मीनवाइल इट हैज आल्सो आस्क्ड इंडिया, इसने इंडिया को कहा है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रैंपिंग अप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये भी कहा है कि इसको बेहतर बनाओ, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर बनाने के लिए इंडिया भी कंट्रीब्यूट करे, प्लान्स लेकर आए, राइट। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको बेटर करने के लिए प्लान्स लाए, पॉलिसीज बनाए। तो ये चीज एक हमें छोटी सी बेसिक सी देखने को मिली, बट मेन चीज जो आपको समझनी थी वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरे इंडिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको लेकर ये स्कीम है। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, राइट, इसके अलावा कुछ सेंटर्स जहां पर लोगों को ठीक किया जाता है, वेलनेस सेंटर, राइट, इसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं, राइट, ब्लड टेस्ट आप देने जाते हो, राइट, रिपोर्ट निकल के आती है, तो ऐसे सेंटर्स, तो ये सब चीजें जो है वो बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, उसको लेकर ये स्कीम है। तो ये पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है ये, पूरे इंडिया की स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, पूरे इंडिया के लिए तैयार की गई है ये स्कीम, राइट। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो स्कीम का मेन एम जो है वो क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि मजबूत बनाना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कंट्री में। तो पूरी कंट्री में लागू होगी ये स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू फिल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, राइट, जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं उन्हें ठीक करना, राइट। और इसके अलावा स्पेशली क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में, सीसीयू जो होता है ना, जो हम लोग को इमरजेंसी वार्ड देखने को मिलता है, राइट। तो अब कई सारी जगहों पर इमरजेंसी वार्ड नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, राइट, हॉस्पिटल्स नहीं है जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, राइट, इवन प्राइमरी केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकें। तो इस प्रकार की चीज बताई जा रही है कि हर जगह पर अवेलेबल करवाई जाएगी, इवन शहरी एरियाज पर भी और रूरल एरियाज पर भी, गांव क्षेत्रों पे भी। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर इसके अलावा इस चीज के थ्रू क्रिटिकल केयर सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर लाई जाएगी जिन डिस्ट्रिक्ट पर 5 लाख से ज्यादा जनता रहती है, पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में इस प्रकार के क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे, और इसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जनता को। और बाकी अब आप बोलोगे कि सर 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो बना देंगे, बट उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, तो उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट को रेफरल सर्विसेज के थ्रू कवर किया जाएगा। देखिए 5 लाख से कम आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट होंगी वहां पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, इवन इमरजेंसी फैसिलिटीज भी होंगी। बट यहां पर जो जिसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करके, कि तुरंत जो है वो जैसे कि कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आया है तो तुरंत जो है वो उनको जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह देकर, राइट, एंटीबायोटिक्स देकर, मतलब कि डॉक्टर की टीम जो है वो उनके साथ रहेगी और साथ रहकर तुरंत जो है वो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके इनको इस डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा, सीसीयू में जो है वो लाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर 5 लाख से कम आबादी जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हम लोग कोई भी व्यवस्था नहीं करेंगे, इस स्कीम के तहत वहां पर भी व्यवस्था होगी, बट रेफरल सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलेगी, उनको तुरंत पेशेंट को है वो रेफर कर दिया जाएगा इस जगह पर। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी क्रिटिकल कंडीशन में बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, तुरंत जो भी उसकी जान बचाने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो पहले की जाएगी और फिर तुरंत जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। एंड पीपल विल हैव एक्सेस टू अ फुल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरीज वगैरह पूरी कंट्री के अंदर जो है वो बना रहे हैं, लेबोरेटरीज के नेटवर्क जहां पर रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं। आपको पता होगा लैब्स वगैरह में जाते हो आप, पैथोलॉजी लैब वगैरह,
तो वहां पर रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, ब्लड सैंपल वगैरह आप देते हैं, है ना। तो ये चीज, तो इस प्रकार की पूरी कंट्री के अंदर नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है। और देखिए इन पूरी लैब्स को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें पूरी तरह से ये जो लैब्स हैं इनका पूरी तरह से बेनिफिट जो है वो जनता को मिलना चाहिए। अब मशीनरी है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई किसी मशीन में तो उसके कारण क्या हो सकता है कि रिपोर्ट्स वगैरह लेट मिलेंगी पेशेंट्स को, फिर डॉक्टर तक रिपोर्ट लेट पहुंचेगी, फिर डॉक्टर सही तरीके से इलाज करने में जो है वो डॉक्टर को देरी होगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने सभी जितनी भी पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगी उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो एक छोटा सा फायदा मैंने आपको बताया, और भी काफी सारे फायदे हैं इसके, राइट, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इसके अलावा आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम, राइट, जैसे कि कोरोना वायरस के समय पर हम लोगों ने देखा कि इसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था कि कितनी तेजी से कहां पर ये फैल रहा है। तो डिजीज सर्विलांस सिस्टम, डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, राइट, देखने के लिए कि कितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है, उसके लिए एक सिस्टम जो है वो लाया गया है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट, लेबोरेटरीज के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये लाया जा रहा है। और सभी की सभी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, इन्हें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, बट एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक वेबसाइट के थ्रू आपस में कनेक्ट करने की ये बात कर रहे हैं। और देखिए इस स्कीम के तहत काफी सारे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो है वो सेटअप की जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। कौन सी हैं ये? तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ तैयार किया जाएगा, 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी लाए जाएंगे, एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए लाया जा रहा है, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज लाई जा रही हैं, 5 नए रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये सब संस्थाएं भी इस स्कीम के तहत जो है वो शामिल की गई हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स और महत्व, सिग्निफिकेंस क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? तो देखो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, जो गांव क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये स्कीम, और भी बेहतर सर्विसेज, स्पेशली वहां पर सर्विस मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जनता तक जो है वो सर्विस पहुंचेगी। और 10 हाई फोकस स्टेट्स पर जो है वो टारगेट किया गया है। इसके अलावा 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे सभी स्टेट्स के अंदर। और एक ओवरव्यू की बात करें गाइस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के अंदर, तो इंडिया को बहुत समय से इस प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम की आवश्यकता थी, और ये आवश्यकता जो है वो कब सामने आई उभर कर? जब कोरोना वायरस में हमने देखा जब स्थिति खराब हो गई थी और हमारे पास बिल्कुल भी इस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं थी कि जो जनता को दी जा सके। बहुत सारी जगहों पर तो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी यार, बहुत तरह तरह की बेड्स तक अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल्स के अंदर। आप सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, इस घटना से, है ना। फिर 70% लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, मतलब अभी भी 30% की कमी, और इवन 70% में भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कोई दवाई नहीं है, राइट, कभी कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए या डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई लैब नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो इन सब गैप्स को, मैंने आपको बताया ना कि जो कमियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। हाउएवर अवेलेबिलिटी वॉज लेस इन रूरल एरियाज, तो वही मैंने आपको बताया कि गांव क्षेत्र में जैसे 70% में भी गांव क्षेत्र में भी कम अवेलेबिलिटी है, कम हम लोग को सर्विसेज देखने को मिलती है जो अवेलेबल की जा रही है जनता को, और अर्बन एरियाज पे भी कम है, बट फिर भी अर्बन एरियाज पे गांव क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा 45% सर्वेट की लोकेशन थी, यानी कि जनता से जब सर्वे किया गया तब पाया गया कि लोग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को मात्र 45% लोकेशन पर ही वॉकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो घर से निकलो, पैदल चल के आप हॉस्पिटल तक या वेलनेस सेंटर तक या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक, राइट, तो यहां तक पहुंच सकते हो, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंच सकते हो पैदल। तो सिर्फ 45% ही लोग जो है वो पैदल पहुंच सकते थे, बाकी 43%, 43% लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी लेनी पड़ती थी, राइट। तो ये चीज है, ये भी एक चीज देखी हमने सर्वे में, ये भी पाया गया कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ज्यादा हम लोग को अर्बन लोकेलिटीज में देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, राइट। ये एन्यूमरेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, तो 64% एन्यूमरेटर जो अर्बन एरियाज के अंदर हमें देखने को मिले थे, इन्होंने यानी कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिले थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग बाग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को वॉकिंग के थ्रू, मतलब शहरी क्षेत्र में लोग सिर्फ
वॉकिंग के थ्रू, पैदल चल के जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक या टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक या हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंच सकते हैं। बट गांव क्षेत्र में सिर्फ 37%, 37% ही लोग जो है वो पैदल चल के हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के एक सब वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है AY42। तो ये डेल्टा वेरिएंट का एक सब वेरिएंट जो है वो बताया जा रहा है, राइट। डेल्टा वेरिएंट जो कि B16172 था, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया में सन 2020 में अक्टूबर के समय पर। और ये AY42 जो है इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है ये AY42। इसका नाम VUI 21 अक्टूबर 01 जो है वो रखा गया है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। और इसके अंदर दो म्यूटेशन जो है वो पाए गए हैं स्पाइक प्रोटीन के A222V और Y145H। तो आप बोलोगे कि सर ये सब भी याद रखना है? नहीं, आप सिर्फ बस बेसिक सी चीज ये ध्यान में रखो कि ये क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है ये, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस, हालांकि पहले भी मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि कोरोना वायरस के जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोरोना वायरस के म्यूटेशन का मतलब मेनली, राइट। और इसके वेरिएंट्स कैसे किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इस चीज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका है। तो इसी के साथ ये टॉपिक बस मैं एंड करूंगा और इसी के साथ अटैच कर दूंगा एक वीडियो जो मैंने आपको पहले कवर करवाया था, जिससे कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए। ये अपडेटेड चीज जो सामने आई है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए। और पहले जो मैंने आपको कवर कराया था बैकग्राउंड, मतलब कि जो पहले जो चीज आई थी, पहले न्यूज आई थी, तो उससे भी आप मतलब अपडेटेड हो जाए। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ये म्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए गाइस आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये इवॉल्व होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, राइट, पहले हम अर्ली मैंस हुआ करते थे, किस प्रकार के दिखते थे, बॉडी शेप अलग हुआ करता था, राइट। फिर उससे पहले अगर चले जाए हम लोग तो हम बंदर हुआ करते थे, हमारी पूंछ हुआ करती थी, राइट, एप्स। पता है ना ये वाली बात, ये सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ एप से ह्यूमन बीइंग में। तो क्या देखा हमने, लिविंग बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। सेम कोरोना वायरस जो है या कोई भी वायरस ये इवॉल्व होता है, इसका इवोल्यूशन होता है। एक वायरस एक ह्यूमन पे गया, इस ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पे गया, इससे तीसरे पे गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट होता जा रहा है, वैसे वैसे अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, वैसे वैसे ये इवॉल्व हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसी चीज को म्यूटेशन बोलते हैं। और जब इस म्यूटेशन के कारण के चलते एक नई चीज उभर कर आती है, एक नया वेरिएंट जब आता है, तो उसको कोरोना वायरस का वेरिएंट कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये डेल्टा वेरिएंट का एक और वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बात आप समझे होगे कि अभी जो ये लेटेस्ट जो हम लोग को ये AY42 जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, डेल्टा वेरिएंट का जो डेल्टा वेरिएंट था, यानी कि कोरोना वायरस, ओरिजिनल कोरोना वायरस का एक वेरिएंट और उसका सब वेरिएंट, ये जिसे डेल्टा प्लस जो है वो नाम दिया गया। बस इतनी सी चीज आपके समझने वाली बात है, राइट। और डिटेल में भी और आपको पता लगेगा म्यूटेशन के बारे में और डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी, राइट। तो अभी बताया जा रहा है कि यूके के अंदर इसके बहुत ज्यादा केसेस जो है बताए जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर डेनमार्क में इसके केसेस हैं, फिर जर्मनी में, फिर यूएसए, इजराइल, रशिया में इसके केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं, बट इतने ज्यादा भी नहीं है। और अगर हम लोग देखें कि यूनाइटेड किंगडम की इस हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की अगर बात करें, तो इनका कहना है कि ये उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, उतना सीवियर जो है वो नहीं है ये, राइट, कोरोना वायरस का सब वेरिएंट, राइट। तो ये बस सिंपल सी, और हालांकि अभी भी इसके एविडेंसेस जो है वो अभी तक प्रॉपर नहीं आए, अभी तक इस पर रिसर्च जो है वो चल रही है, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। और बाकी ये म्यूटेशन का टॉपिक भी एक बार आप अच्छे से और देख लो। अब गाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है उसे ग्लोबल कंसर्न जो है वो कहा है, क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने B1617 को क्लासिफाई किया है, जो कि एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है, पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था। ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे कहा गया है, वैश्विक चिंता का विषय के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये वेरिएंट जो वायरस का है पहली बार इंडिया में देखा गया था, इसलिए इसका नाम इंडियन वेरिएंट रखा गया है। ये वेरिएंट को हालांकि यूके के द्वारा भी मई के स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया गया था वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। 17 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में ये वेरिएंट फैल चुका है।
अब देखिए ये वायरसेस वगैरह जो है वो किस प्रकार से इमर्ज होते हैं, यानी कि इनके वेरिएंट्स, तो इसके बारे में न जाने कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेरिएंट ऑफ वायरस हैव वन और मोर म्यूटेशन, जो वायरस के जो वेरिएंट्स होते हैं वो उनके एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर वेरिएंट, जो दूसरे वेरिएंट से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो सर्कुलेशन में होते हैं, राइट। तो म्यूटेशन के बाद वेरियस वेरिएंट बनते हैं और वेरियस वेरिएंट भी जो है वो एक दूसरे से फिर अलग होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। और आपको बता दें कि गाइस कि वायरस का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचने का होता है, ऐसे चरण तक पहुंचने का होता है जहां पर वो मनुष्यों के साथ रह सके, क्योंकि उसको जीने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की बॉडी में ही वो सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो उसका गोल मेनली ये होता है कि उसको ऐसे स्टेज तक पहुंचना है, वायरस को इस प्रकार से उसका अपने आप को वेरिएंट को ऐसा बनाना है कि वो ह्यूमन की बॉडी में जो है वो रह सके, राइट। अब जो एरर्स होते हैं वायरल आरएनए के, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और हम हैं, हम अलग अलग दिखते हैं, राइट, हमारे पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हुआ, जीन्स में हम लोग को एरर्स, चेंजेस देखने को मिले। और जब भी जीन्स में जो एरर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके कारण जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि एक वायरस जो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल वायरस उसको, तो वो अलग होते हैं, डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं और उनकी इवन प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है कि नहीं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, हर मामलों में अलग हैं, फीचर के मामले में अलग हैं, कई बार तो बिहेवियर के मामले में भी अलग होते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चा हरामी होता है कि नहीं। देखा होगा ये वाली चीज आप लोगों ने, राइट, कि बदमाश बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वायरस जो होते हैं इस म्यूटेशन के, उन्हें वेरिएंट कहते हैं, यानी कि जो म्यूटेट करते हैं वायरस, तो वो वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलते हैं वायरस के। और वेरिएंट जो है वो सिंगल या मैनी म्यूटेशन से बनते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम म्यूटेशन हो गया तो भी वेरिएंट बन जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल वायरस है उससे बिल्कुल ही अलग जो है वो बन जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजों में अलग बन जाएगा। और यही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते जो वायरस जो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, अलग अलग उसके वेरिएंट्स आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। SARS-CoV-2 वायरस की अगर हम लोग बात करें, न जाने कितनी बार भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो ये तेजी से इवॉल्व इसलिए हो रहा है लार्ज स्केल पर, लोगों को इनफेक्ट पूरे दुनिया भर में इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका म्यूटेशन हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेट ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, राइट। वायरस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। और B1617 वेरिएंट के E484Q और L425R, ठीक है, इस नाम के दो म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उत्परिवर्तनों हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसकी पहचान की जा चुकी है। ये दोनों जो म्यूटेशंस हैं ये कई अन्य कोरोना वायरस वेरिएंट में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये दोनों पहली बार एक साथ देखे गए हैं, यानी कि अलग अलग वायरसेस में अलग अलग ये इस प्रकार के म्यूटेशन दिख रहे थे, बट इंडिया के अंदर ये एक साथ रिपोर्ट किए गए हैं पहली बार। तो ये वाली चीज भी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चिंताएं जो है वो इसको लेकर जताई हैं, तो बताया गया कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है दो तरीकों से। पहला तरीका यह है कि इफ थ्रू अ कंपैरेटिव असेसमेंट, यानी कि वायरस को अगर हम लोग कंपेयर करें, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ट्रांसमिबिलिटी और डेट्रीमेंटल चेंज इन कोविड-19 एपिडेमोलॉजी, increase in virulence or change in clinical disease presentation or a disease in effectiveness of public health and social measure or available diagnostics, vaccine and therapeutics। अब देखो आसान भाषा में इस पूरी चीज को कि पहला जो चीज है जिसके कारण जो चिंता बनी है वो ये है कि एक तो इस वेरिएंट के अंदर फैलने की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है कि एकदम से ये फैलता है। अब जब ये एकदम से फैलता है तो प्रॉब्लम क्या करता है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है, राइट। तो इसकी चेंज करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। अब जब ये अपने आप को चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैक्सीन के लिए, दवाइयों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए स्पेस बचेगी नहीं, क्योंकि जिस एरिया पर टारगेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए या वैक्सीन के लिए, कि कोरोना वायरस के जिस एरिया पर टारगेट कर रहा है, अगर वो ही चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दवाई या वैक्सीन तो लगेगी नहीं, राइट, उस पर असर नहीं करेगी। तो ये वाली भी एक चिंता जुड़ी हुई है। ऑल्टरनेटिवली अ वेरिएंट मे बी classified as variant of concern by WHO in consultation with WHO SARS-CoV-2 virus evolution working group। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो तब कहा गया जब WHO ने इस वर्किंग ग्रुप के साथ कंसल्ट किया और फिर जो है वो बात समझी कि हाँ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब बन चुका है, यानी कि चिंता वाला वेरिएंट जो है वो बन चुका है, राइट। मेन प्रॉब्लम ये है इस वेरिएंट के साथ, बहुत तेजी से ये जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से फैलता है, बढ़ता है, राइट। और बढ़ने के कारण ये चेंज होने लगता है, यानी कि म्यूटेशन करता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वाली एक बड़ी स्थिति हम लोग को इसकी देखने को मिलती है जो कि चिंताजनक बताई जाती है। गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
एक फ्रेमवर्क जो है वो सामने लाया गया है ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन्स को लेकर, ड्रोन्स के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं गाइस कि ड्रोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ड्रोन्स का चलन, अनमैन्ड ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और आज की डेट में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इनके ऑपरेशन के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो अभी मैं आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि क्या आवश्यकता है हमें इस प्रकार से ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, क्यों हम ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अभी विचार कर रहे हैं और इसको लेकर फ्रेमवर्क लेकर आए, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और बहुत प्रैक्टिकल चीज, आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा विचार करो कि क्या जरूरत है, आपके सामने खुद ब खुद जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। बताने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और कभी भी पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर ही आपको करनी है। देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया ये ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ड्रोन्स के लिए। ये फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया है ड्रोन्स रूल 2021 के तहत। तो बात करते हैं इस फ्रेमवर्क की। तो देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, पब्लिक और प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अब मैनेज कर सकेंगे ड्रोन्स के मूवमेंट को 1000 फीट से नीचे, एयर स्पेस पर 1000 फीट से नीचे ये थर्ड पार्टी और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करेंगे इनके मूवमेंट को, ड्रोन के मूवमेंट को। अब इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक और थर्ड पार्टी? आप एक चीज तो समझ गए कि मैनेज करने की बात की जा रही है, अब मैनेजमेंट के लिए एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो अथॉरिटी दी जा रही है। मतलब कि अब कुछ लोग हैं, सरकार टेंडर जो है वो निकाल रही है, कुछ लोग जो है वो टेंडर को भरेंगे और फिर उन्हें जो है वो क्या मिलेगा, उन्हें एक जगह मिल जाएगी कि जिस जगह पर, जिस एरिया पर, ऊपर जो एयर स्पेस है यानी कि एक जमीन का क्षेत्र है, उसके ऊपर 1000 फीट तक के एरिया पर जो भी ड्रोन्स वगैरह उड़ेंगे, तो इन पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इनको देखरेख करनी पड़ेगी। और ना ही सिर्फ देखरेख, ड्रोन जितने भी उड़ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंडिंग हो रही है, कितनी देर तक है वो, तो उसका पूरा डेटा जो है वो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को रिकॉर्ड करके रखना होगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको एक पहली चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये फ्रेमवर्क अलाउ कर रहा है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन को लेकर, कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि एक अलग कंपनी वगैरह जो होंगी अब स्टैब्लिश की जाएंगी गवर्नमेंट के बिहाफ में। कुछ कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं। अब ये जो कंपनीज होंगी, ये यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपने ड्रोन का, फ्लाइट की प्लानिंग की, कब आप फ्लाइट जो है वो उड़ाने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन दोगे। डायनेमिक डी कन्फ्लिक्शन, अब देखिए डी कन्फ्लिक्शन का मतलब होता है कि आपस में दो ड्रोन्स टकरा ना जाए, इस पर्टिकुलर यानी कि एक्सीडेंट को रोकने वाली जो चीज होती है वो डी कन्फ्लिक्शन होती है। तो ये इस प्रकार की चीज पर भी जो है वो काम करेंगे कि कहीं पर एक साथ दो तीन ड्रोन जो है वो आपस में ना टकरा जाए, राइट। तो उसको भी जो है वो देख रेख करेंगे। इसके अलावा जैसे कि इनको एक्सेस मिलेगा वेदर का, टेरेन का, और दूसरे मतलब मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन है, एरोप्लेन्स वगैरह की जो पोजीशन है, हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन है, राइट, तो उसकी डिटेल जो है वो इनको मिलेगी, राइट, कि जिससे कि ये मैनेज कर सके। तो मतलब कि सरकार जो है वो ये अलग से थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को मौका दे रही है कि वो आए और एयर ट्रैफिक किसके, यूएवी के, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के, मतलब कि ये ड्रोन्स वगैरह के एयर ट्रैफिक को मैनेज करें प्रॉपर तरीके से। बात समझे आप? तो इस फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली। और काफी सारे सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स भी की भी बात करी कि अलग से लोगों को, यानी कि कुछ अलग से और भी छोटी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलेंगी कि जो स्टैब्लिश हो सकती हैं, जो किस प्रकार की सर्विसेज देंगी, इंश्योरेंस वगैरह की और डेटा एनालिटिक्स की, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट इकोसिस्टम में जो है वो हेल्प कर सके, राइट। तो ये चीज है। तो मतलब कि अलग से इंश्योरेंस की अलग कंपनी जो है वो अब खुल सकेंगी, जो कि ड्रोन का इंश्योरेंस जो है वो करवाएंगी और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स करेंगी, राइट। जैसे कि ये मतलब जो भी दूसरी चीजों का डेटा है, मतलब कि एक डेटा के लिए, मतलब एक इकोसिस्टम बनाने की लोग बात करें, बहुत ध्यान समझना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। देखिए, ये कंपनी मान के चलो, सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हम ओपन करवाएंगे कुछ कंपनीज, ये कंपनी देख रेख करेगी कि किस, मतलब उनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि किस एरिया पर कितने ड्रोन जो है वो उड़ रहे हैं, उसके पूरे मैनेजमेंट की देख रेख करेगी एक कंपनी। ड्रोन्स के रजिस्ट्रेशन भी इस कंपनी से हो सकेंगे और वेरियस सर्विसेज ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड कराएगी, राइट, पायलट्स को, जो ड्रोन के पायलट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक कंपनी। दूसरा इन्होंने बोला कि आप छोटी कंपनीज भी खुल सकती हैं
सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि दूसरी कंपनी जो कि इसको हेल्प करेगी, राइट, प्राइमरी कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाती है, वेरियस सर्विसेज देती है, तो उसको हेल्प करेगी। कैसी हेल्प? इसको डेटा जो है पहुंचाएगी, ड्रोन्स का डेटा पहुंचाएगी। सेकेंडली, ये कंपनी इंश्योरेंस भी जो है वो करवा सकती है, यानी कि एक छोटी कंपनीज भी जो होंगी वो इंश्योरेंस के लिए भी ओपन की जा सकती हैं अब, कि ड्रोन का इंश्योरेंस करवाने के लिए। तो देखिए ये चीज आपको समझने वाली कि इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, और ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो आपको बस फोकस करके चलना है, राइट। और देखिए सभी ड्रोन जो है, सभी ड्रोन एक्सेप्ट नैनो, जो छोटे ड्रोन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ग्रीन जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सभी ड्रोन्स को, इनको छोड़ के, ग्रीन जोन में ऑपरेट करने वाले नैनो ड्रोन्स को छोड़कर, इनके लिए मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है कि इनको अपनी रियल टाइम लोकेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी केंद्र के साथ। किनके थ्रू शेयर करनी पड़ेगी? तो आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, जो सेटअप करने की बात की गई है, इनके थ्रू किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली जो है वो केंद्र को इन्फॉर्म जो है वो किया जा सकता है ड्रोन फ्लाइट के बारे में, राइट। और सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे गाइस, तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि वो ऑब्वियस ही बात है अपनी सर्विस देंगे तो सर्विस फी भी चार्ज करेंगे, है ना, यूजर से। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ फीस जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी जाए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है। एटीसी वगैरह पता होगा ना, आपने देखा होगा कि जैसे कई बार प्लेन जो है वो अपना नियंत्रण खो देता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लेन में, तो देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में कि वो बोलते हैं कि कनेक्ट टू एटीसी, नियरेस्ट एटीसी, राइट। क्यों बोलते हैं? कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो उनको हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके कि कहाँ पर है वो, किस प्रकार से वो सेफ लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज, तो ये ऑलरेडी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है, बट मैंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह इन सबका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यही चीज जो है वो बताई जा रही है कि हो सकता है कि थोड़ी फीस जो है होगी जाएगी, मतलब शेयर जो जाएगा वो एटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो है वो जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर, राइट, जो एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट करती है उस चीज के लिए। अब देखिए इस प्रकार के सेपरेट फ्रेमवर्क ड्रोन्स के लिए लाने की क्या आवश्यकता है? तो आज की डेट में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इस प्रकार से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को। क्योंकि मैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को तो एटीसी जो है वो मैनेज कर लेती है, बट यहां पर अनमैन्ड की बात हो रही है, यानी कि ड्रोन, ड्रोन ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कोई अलग से ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके मैनेजमेंट करना भी जरूरी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लगातार और वेरियस चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे होम डिलीवरी के पर्पस के लिए, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे फूड स्टफ्स की बात हो, राइट। आप देख ही रहे हैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में तो बहुत ज्यादा इसका जो है वो उपयोग जो है वो किया जा रहा है, और भी बहुत पर्पस है इसके ड्रोन्स के, राइट। इसका यूज जो किया जा रहा है, बहुत सारे यूसेज इसके हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयर स्पेस यूजिंग कन्वेंशनल मीन्स में require unmanned aircraft to be equipped with bulky and expensive hardware which is neither feasible nor advisable। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपको इसमें सभी ड्रोन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उनमें एक्स्ट्रा डिवाइस है वो फिट करनी पड़ेगी, जो कि अभी एट प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो वो ठीक भी नहीं है, राइट। तो वो एक हेडेक होगा, तो इसलिए अलग से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की, जिसमें थर्ड पार्टी को हम लोग ये इस प्रकार से अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। मोर ओवर ट्रेडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड्स एटीसी, वही चीज मैंने आपको बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फॉर मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो अभी जो ट्रेडिशनल हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए बना हुआ है, जो एटीसी के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, राइट। और इसके पास बिल्कुल भी इस इतनी, मतलब आप कह सकते हैं इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी भारी मात्रा में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को जो है वो देख सके, साथ ही साथ मैनेज कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है प्लेन के कंपैरिजन में, कितने सारे ड्रोन्स है ना। तो इस इतनी ज्यादा मात्रा में जो है तो उसको एटीसी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, राइट। और एटीसी के लिए बेजबरन में जो है हेडेक बन जाएगा, तो इसलिए इसका डिपार्टमेंट अलग ही इन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ है, सेपरेट बना के रखा हुआ है, मतलब अब रख दिया है। तो इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने सितंबर 15 को अप्रूव की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये स्कीम जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, मेन एम क्या है इस स्कीम का, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी कंट्री के अंदर ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, आत्मनिर्भर बने एक प्रकार से। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा हम लोग को पीएलआई देखने को मिलता है।
कि हम लोग इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में करें, तो इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है वो अलग किए गए हैं, जो कि ड्रोन्स और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं ड्रोन्स का, राइट, इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल 2021, जिसमें काफी सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो भरने होंगे, राइट। जैसे कि अगर बात करें 25 फॉर्म एग्जांपल के तौर पर, अभी 25 फॉर्म राइट मिनिमम हुआ करते थे, तो इससे घटाकर अब 5 कर दिया गया है, राइट, कि जिससे कि कम फॉर्म्स वगैरह जो है वो लोगों को भरना पड़े, कम झंझट जो है वो लोगों को फेस करनी पड़े, स्मूथली जो है वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर सके। बट हाँ, इनको अपनी इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं बट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी करने की बात की गई है। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की क्यों आवश्यकता है, राइट, तो ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी आपसे पूछा था। तो आपका कायदे में आंसर होना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी जम्मू के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में ड्रोन जो है वो लगातार हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नजर आ रहा है, जो कि आर्म्स को, एम्यूनिशन को, ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में ट्रांसफर कर रहा है, राइट। तो ये चीज भी देखी जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 167 ड्रोन्स देखे गए हैं, राइट, जो रिकॉर्ड किए गए थे बॉर्डर पर 2019 में। और 2020 में 77 ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिले, राइट, ड्रोन साइटिंग हमें देखने को मिली है। और काफी तेजी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट, रिसेंट कुछ सालों में। और ड्रोन के अटैक भी जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो कि फाइनली आ चुका है। और ड्रोन जो है वो खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट, पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, यानी कि रेफ्यूजीज लोग जहां पर एक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब एक तो ईजी एक्सेस इस टेक्नोलॉजी का सभी के पास, और इसकी मदद से वो वेरियस अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही होता है, राइट। तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान जीत गई थी। तो इस पर हुआ क्या था, श्रीनगर पर एक स्टूडेंट था, ये जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान की जीत को। और इसी चीज के लिए उस स्टूडेंट को जो है वो उआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक कर लिया गया। मेरा आपसे एक सवाल है, उआपा किस सन का, किस ईयर का कानून हम लोग को देखने को मिलता है, कौन से ईयर का कानून है, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अभी इसका सभी जो भी अभी मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके सभी के आंसर अभी आपको मिल जाएंगे। तो उआपा कौन से ईयर का है? उआपा के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस कानून के तहत क्या फॉरेनर्स को भी बुक किया जा सकता है, फॉरेनर्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है, राइट, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। थर्ड, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आप मुझे ये बताएं कि एक व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, बिना जज के सामने पेश किए, बिना कोर्ट में पेश किए, बिना कोर्ट में चार्जशीट पेश किए कितने दिनों तक रखा जा सकता है पुलिस थाने में या कस्टडी में? ये चीज बताएं जरा, इस 3 क्वेश्चन के आंसर। उआपा के टॉपिक को मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार इस पर्टिकुलर वीडियो को जो है वो देख रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। जिनको पता है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएं। अच्छा, एक स्टूडेंट पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, तो क्या इस चीज के लिए उस स्टूडेंट को उआपा के तहत बुक किया जाना चाहिए था क्या? तो देखिए, पूरी स्टोरी आप समझिए। तो सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो स्टूडेंट है वो ना ही सिर्फ सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि सेलिब्रेट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, चलो आप अपने अपने गुड बैट्समैन के लिए जो है आप सेलिब्रेट कर सकते हो, तो वो ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी। क्या एक कोई अच्छा खिलाड़ी है, राइट, तो उसको अगर आप, यानी कि वो किसी भी पर्टिकुलर नेशन का है और वो अगर अच्छा खेल गया तो उसको आप चीयर कर सकते हो, राइट। जैसे होता है कई बार हमें देखने को मिलता है, पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता भी है, राइट, गहरी दोस्ती भी है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं तो वो गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है भाई। देखो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं ना, हम कई बार, और इवन मैं आप लोग से भी ये कहना चाहता हूं, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं,
ह्यूमैनिटी पर मेनली फोकस किया करो गाइस, ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी रिलीजन से बढ़कर है, ह्यूमैनिटी कास्टिज्म से बढ़कर है, ह्यूमैनिटी नेशनलिज्म से भी बढ़कर है। हाँ ठीक है, हमें पता है कि हमें पैट्रियोटिक हम हैं, हमारा नेशन हमारे लिए सबसे ऊपर है, बट ह्यूमैनिटी, अब खुद सोचो ना यार, एक व्यक्ति, जैसे कि आपको पता है कि यार कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, राइट, जैसे सड़क में एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति बुरी तरह से इंजर्ड है, उसको तुरंत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो क्या पहले आप उससे उसकी जात पूछोगे? क्या पहले आप उससे क्या उसका धर्म पूछोगे फिर उसकी मदद करोगे? क्या नहीं ना, ऐसा नहीं करना है, राइट। सेम यहां पर सरकार ने यह भी कहा कि बुरी बात नहीं है अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे बैट्समैन को जो है वो चीयर कर रहा है कि वाह यार क्या खेला इसने, जो हम करते हैं ना, काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन को चीयर करते हैं, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी। कई बार हम आज की डेट में यूट्यूब पर काफी सारे लोगों को देखते हैं, कई बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं, अच्छे वीडियोस, राइट, जो कोई मैसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी भी कंट्री से आए, तो हम उनको चीयर करते हैं, बोलते हैं कि लाइक करते हैं, राइट, इररिस्पेक्टिव। तो ऐसा सोचते नहीं, जो लोग सोचते हैं फिर वो उनका नैरो माइंड है, वो कॉमन मैन है, वो इस एग्जाम की सिविल सर्विसेज की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अभी तक उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है कि उन्हें चीजों को किस तरीके से देखना है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपनी थिंकिंग को नैरो मत रखो, राइट, हमेशा अपनी थिंकिंग को वाइड रखो। हाँ देखो, हर कम्युनिटी में, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हर धर्म में, चाहे कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, देखिए धर्म जो है बुरी चीज करना नहीं सिखाता है, कभी किसी का धर्म बुरी चीज करना, गलत करना नहीं सिखाता है। कुछ लोग होते हैं, अब आप मुझे खुद एक चीज बताओ, चलो धर्म भी छोड़ो, उससे और ऊपर बढ़ते हैं अपन, आप मुझे ये बताएं कि धर्म जाति ये सब किसने बनाया? भगवान ने तो आकर नहीं बनाया ना, इंसान नहीं बनाया, ह्यूमन नहीं बनाया ये पूरी चीजें, राइट। आप देखिए यहां पर भी अगर हम बात करें, जो कि हमारा जो पास्ट हुआ करता था, एंशियंट पास्ट की अगर हम लोग बात करें, राइट, वर्ण के आधार पर, राइट, वर्ण के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता था कि डिवाइड कर दिया गया था पूरी सोसाइटी को, पता है नहीं वाली चीज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पता है कि नहीं पता ये वाली चीज आपको? सोसाइटी को जो है वो डिवाइड कर दिया था, तो ये ह्यूमन नहीं तो किया सोसाइटी को डिवाइड। बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर अच्छी आपने तैयारी कर रखी होगी, तो ऋग्वेदिक पीरियड में ये चीज हमें देखने को मिली थी, और अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ये जो डिवीजन था, ये वर्क को लेकर था, काम को लेकर था, कि कौन व्यक्ति जो काम करेगा तो उस काम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया था। फिर बाद में आकर जो ये हेरिडेटरी जो है वो बन गई, राइट, तो वो चीज लेटर वैदिक पीरियड में स्थिति जो है वो खराब, हम लोग को देखने को खराब हो गई। सेम इस्लाम के अंदर भी देखिए आप, डिवीजन हम लोग को शिया सुन्नी का देखने को मिला, और भी फर्दर डिवीजन हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग तरीके। तो ये डिवाइड कौन कर रहा है? ये ह्यूमन ही तो कर रहा है। तो हमें सबसे टॉप पर ह्यूमैनिटी को रखना बहुत जरूरी है। अब चलो वापस इस टॉपिक पर आते हैं। तो ये गलत नहीं है किसी भी स्पोर्ट्समैन को, जैसे आप हैं, राइट, आप कल को जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज को आप ज्वाइन करते हैं, राइट, तो फॉरेन कंट्री में आप काफी सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे, जो दूसरी कंट्री के हैं, दूसरे नेशन के हैं, अच्छे लोग, राइट, जिनसे आपको कुछ सीखने को शायद मिल सकता है या मिलेगा इन फ्यूचर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, भाग यहाँ से, तू तो दूसरी कंट्री का है, हट, हमें तुझसे बात ही नहीं करनी, ऐसा तो नहीं करोगे ना, राइट, आप सीखोगे चीजें। तो हमेशा आपको अपनी माइंड को ब्रॉड करके चलना है। तो किसी को भी अगर चीयर करना बुरी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्टूडेंट था यहां पर पाकिस्तान का एंथम गा रहा था, राइट, पाकिस्तान का नेशनल एंथम यहां पर गा रहा था, और वो भी इंडियन इंस्टीट्यूशन में, इंडियन इंस्टीट्यूशन के प्रेमाइसेस में पाकिस्तान का एंथम गा रहा था। तो ये एक एंटी नेशनल एक्ट है, और इसी के तहत, इसी चीज के लिए मेनली देखो, अब यहां पर अधिकतर लोग जो है वो आधी अधूरी न्यूज जो है वो जानते हैं कि अरे वो तो एक बच्चा जो है उसने पाकिस्तानी को जो है वो मतलब पाकिस्तानी बैट्समैन को या फिर पाकिस्तान की जीत में उसने चीयर कर दिया, तो फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो फिर ये आधी अधूरी जो चीजें होती है ना, ये विवाद क्रिएट करती है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और इसी छोटी सी चीज के कारण गाइस दंगे तक हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो। देखो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इतना भी ज्यादा डीपली किसी चीज में घुसना नहीं है, किस चीज को आपको इन डेप्थ पढ़ना है, किस चीज को नहीं पढ़ना है, आप यहां पर फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मेन चीज है वो ये थी कि इसने जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, इंडियन इंस्टीट्यूशन के अंदर पाकिस्तानी एंथम जो है वो गाना शुरू कर दिया, और इसी चीज को एंटी नेशनल एक्ट मानते हुए उआपा के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे बुक कर लिया गया है। क्लियर है? तो अब उआपा के बारे में आप समझिए कि उआपा कानून जो है वो क्या है।
अब बात करेंगे उआपा के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। इस टॉपिक को हालांकि पहले भी काफी डिटेल में कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से ये टॉपिक न्यूज में आया है, तो हर एक चीज डिटेल में देखेंगे इसकी उआपा से रिलेटेड। तो ये कानून क्या है गाइस? तो 1967 में कानून आया। इसका मेन मकसद ये था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। और एक्ट पूरी की पूरी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि कंप्लीट पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी कहलाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट को रिलीज करते हुए ये डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधि ये अनलॉफुल कहलाएंगी या फिर गैर कानूनी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाकर दे सकती हैं। और बताया जा रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट, इतना कड़क कानून है कि इस कानून के तहत लोगों को डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है, मृत्यु दंड उनको मिल सकता है, सजाए मौत हो सकती है, और लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। और इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को ये लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये वापस सिर्फ इंडियन नेशनल को होगा, ये फॉरेन नेशनल्स को भी होगा। तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इवन अगर क्राइम इंडिया के बाहर भी कोई कमिट करता है तो भी उसके खिलाफ उआपा के तहत उसको बुक किया जा सकता है, यानी कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है उसके खिलाफ, उसके एक्ट के खिलाफ, राइट। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो उस पर, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने इंडिया में चोरी करी, राइट, तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी। बट कोई व्यक्ति बाहर फॉरेन कंट्री से चोरी करके इंडिया में आ गया तो हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, राइट, उसको पकड़ने के। बट अगर फॉरेन कंट्री, हम जैसे कि वो विजय माल्या का केस ले लो ना, विजय माल्या को पकड़ने के लिए आपको पता होगा कि हमने कितनी रिक्वेस्ट करी थी यूके से, कितनी केसेस हमने देखे। नहीं तो फिर अगर विजय माल्या इतना करोड़ों का घोटाला करके जब भगा है, राइट, तो वो तो क्रिमिनल ही है, आपको पता है, वो इस प्रकार की फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, ये इसने ऑफेंड करके भगा ये इस प्रकार का, राइट। तो जब इसने इतना बड़ा ऑफेंस करके ये ऑफेंडर बन गया और ये भाग गया वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट को उसको पकड़ लेना चाहिए था, बट क्यों नहीं पकड़ा? द रीजन बीइंग इज कि हर एक कंट्री के अपने खुद के कानून होते हैं और उनके खुद के एक दायरे होते हैं जिनको उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उआपा ने इन पूरे दायरों को तोड़ के रखा है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में भी कोई क्राइम करता है तो ये उआपा के तहत वो अगर इंडिया आ गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ये बोल के कि आपने वहां पर क्राइम किया है, राइट। तो ये चीज है इस प्रकार की। और उआपा के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 180 दिन, मतलब कितना हुआ 180 दिन, 6 महीने तक एक व्यक्ति, मैक्सिमम 6 महीने के बाद एक व्यक्ति की चार्जशीट जो है वो पेश करेगी। ये चीज यहाँ पे लिखी है। बट इस चीज का मतलब क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब यह है कि उआपा के तहत एक व्यक्ति को 6 महीने तक बंद किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। आपको पता होगा एक व्यक्ति जिसको बंद करती है यानी कि पुलिस, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के सामने। बट यहां पर चार्जशीट पेश करने का जो क्लॉज है वो कितने दिनों का है? मैक्सिमम 180 डेज का। और उसके अलावा भी कोर्ट से बोलकर ये और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर 6 महीने तक बंद किया जा सकता है इस कानून के तहत। तो आप सोच सकते हो कितना गंभीर ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया था, इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके जो लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है कि कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी गैर कानूनी होगी, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर दिया है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसे 34 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया हुआ है। एक दो के नाम मैं आपको गिनाऊं तो जैसे कि बहुत ज्यादा पिछले साल भी न्यूज में चला था सिख फॉर जस्टिस, आपको पता होगा, लिख लो कहीं पे, सिख फॉर जस्टिस। दूसरा इंडियन मुजाहिदीन। तो ये सब ऐसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया हुआ है। ये लिस्ट के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और आप नोट डाउन कर लो, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, POT है, जिसमें संजय दत्त को भी बुक किया गया था। तो ये जो पोटा था उसको हटा दिया गया था और पोटा के अंदर जो टेररिस्ट का जो क्लॉज था वो इसमें शामिल किया गया, क्योंकि टेररिस्ट का क्लॉज यहां पर इसीलिए आया क्योंकि पोटा को रिपील कर दिया था, हटा दिया था, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का अमेंडमेंट, की 2019 का अमेंडमेंट क्या कहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज में याद रखना आप, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इसके अंदर इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये अप्रूव करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस मामले यानी कि जो उआपा से एसोसिएटेड है, यानी कि उआपा के तहत जिसको अरेस्ट किया गया है या उआपा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, तो उन व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको सीज करने का या फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का
जो पूरा जो अप्रूवल है वो दिया जाता है एनआईए के डायरेक्टर जनरल के द्वारा, राइट। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जिसकी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा तो उसका अप्रूवल देंगे एनआईए के डायरेक्टर जनरल। इससे पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि जो राज्य है, स्टेट है, जिस स्टेट में वो जो व्यक्ति है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एस्टैब्लिश है कोई बेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको उआपा के तहत जो है वो शामिल कर लिया गया, या फिर कोई व्यक्ति है उसको उआपा के तहत बुक कर लिया है, तो वो राज्य के अंदर यानी कि एक स्टेट के अंदर जो डीएसपी होते हैं और एसीपी या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पास पूरा मामला था जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का, राइट। बट अब बताया गया कि यहां पर साथ ही साथ जो जितने भी एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर है, और इसको लेकर काफी सारी स्टेट्स वगैरह जो है वो पसंद नहीं कर रही हैं इस मामले को, इस चीज को। द रीजन बीइंग इज क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और एनआईए जो आएगी तो ऑब्वियस ही बात है वो हस्तक्षेप यहां पर करेगी पूरी तरह से, और ज्यादा पावर एनआईए को दे दी हर चीज की। तो ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है, तो इस प्रकार से इस कानून की आलोचनाएं भी होती है। इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इस कानून का उपयोग जो है वो जितना ज्यादा नहीं किया जाता उससे कई ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है इस कानून का, स्पेशली पॉलिटिकल अपोनेंट्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट। यानी कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तो उसको उआपा के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है, राइट। क्योंकि 6 महीने तक उसकी कस्टडी की जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है बिना कोर्ट में पेश किए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी यहाँ पर होती है। तो इसलिए जो है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को टेररिस्ट की ब्रांडिंग दे दी जाती है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को जब टेररिस्ट का ब्रांड दे दिया जाता है, भले ही मान लिया कि वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ये टेररिस्ट है और उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप एक चीज याद रखना, उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार, जो भी लोग उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उसके दोस्त यार, सब कोई, उनके ऊपर कलंक लग जाता है। टेररिस्ट मतलब समझ रहे हो आप कि टेररिस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और अगर एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको अगर टेररिस्ट करार कर दिया तो वो व्यक्ति की तो जिंदगी खराब, साथ ही साथ उसके परिवार की भी। लोग जीने नहीं देते हैं जहां पर भी जाओगे। यानी कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक परिवार है, उसमें एक लड़का है, उसको वो टेररिस्ट है या फिर उसको बोल दिया टेररिस्ट है ये सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को गलत निगाहों से देखा जाएगा, उसके पूरे परिवार को इवन मारपीट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें हो जाती है, आपको पता होगा ऐसी चीजें, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो ये भी बहुत गलत हो सकता है अगर कोई निर्दोष हो उसको अगर ऐसा टेररिस्ट बोल दिया जाए, तो आप इमेजिन करो ये वाली चीज, राइट। इसके अलावा 2019 का अमेंडमेंट जो है वो पावर्स देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि धड़ल्ले से, यानी कि बेधड़क जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको उआपा के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक लगातार 2-1 सालों से न्यूज में है, और पिछले साल तो काफी बार न्यूज में था क्योंकि अमेंडमेंट भी हुआ है, तो इस साल भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और नेक्स्ट ईयर भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा उआपा का, राइट। इस टॉपिक को मैंने पहले कवर कराया था, तो उसकी एक क्लिप मैंने यहाँ पर जो है वो अटैच करी आप लोगों के लिए। अब मैं आपको इसका एक अपडेट देता हूं। देखिए जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज कही कि आप उआपा को प्रॉपरली डिफाइन करो, स्पेशली उआपा के अंदर जो टेररिज्म के क्लॉज जो है। क्योंकि देखो यार, किसी व्यक्ति को, जैसे कि मैंने अभी एक क्लिप आपने देखी होगी, तो इसमें भी मैंने क्लियरली बोला है कि किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और अगर लेट्स से कि कोई वो इनोसेंट हो तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी। तो कई बार सरकार इस चीज का मिसयूज भी करती है। कितनी बड़ी दिक्कत आप इमेजिन करो गाइस इस चीज को, कि अगर किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर दिया तो कलंक सिर्फ उस पर नहीं पड़ा, उसके पूरे परिवार पर पड़ा, उससे जुड़े हुए लोगों पर पड़ा, इवन दोस्तों के ऊपर भी पड़ गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप घूम रहे हो, राइट, अच्छे उसके मित्र हो, अच्छे दोस्त हो, कल को वो फंस जाए किसी चीज में, आपको पता है कि उसने गलत नहीं किया बट फंस जाए, उसके ऊपर आरोप लग जाए टेररिज्म का, तो इवन सोसाइटी आपको भी बुरी नजर से देखेगी। ये सोसाइटी है गाइस, आप सोसाइटी को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने आप को बदलना होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, किसी को भी अगर हर एक इंडिविजुअल की सोच अगर बदल जाए ना, हर एक इंडिविजुअल अगर नैरो तरीके से चीजों को ना देखे ना, तो ये पूरा जो दुनिया है ना ये बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। कई बार आधे अधूरे मैसेजेस भेजे जाते हैं, भड़काया जाता है, राइट। तो ये चीज गलत है। और देखिए आप एक चीज खुद समझिए, होता है यार ऐसा, आप शराब की दुकान में जाकर खड़े हो जाओ,
आप शराबी नहीं हो, आप शराब नहीं पीते हो, आपने छुई तक नहीं है शराब को, हाथ नहीं लगाया है। आपके पापा के फ्रेंड यहां से गुजर रहे हैं और उन्होंने अगर आपको देख लिया ना, आपके पापा को जाकर बता देंगे कि यार तुम्हारा लड़का तो वहां पे शराब के ठेके पे खड़ा हुआ था। और फिर ये 10 लोगों को बताएंगे आप खड़े हो, बट 10 लोग अब क्या सोचने लगे कि यार ये तो शराबी है, तो आपकी इमेज खराब। तो ये एक प्रेशर, देखो इस प्रकार का प्रेशर हो जब बात, चलो शराब वराब तो छोड़ी, और आपको, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये जो छोटी चीजें होती है ना, इस पर बिल्कुल घबराया मत किया करो कि कौन क्या सोचेगा, राइट। तो कौन क्या सोचेगा के चक्कर में मत पड़ो कभी भी। और कभी भी किसी को ये मत बताओ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपके लिए बड़ी डिफिकल्टीज बन जाएगी, लोग आपके लिए डिफिकल्टी बना देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप एग्जाम को क्रैक करो, आप सिविल सर्विसेज क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनो, कोई नहीं चाहेगा आपका, आपके माँ बाप के अलावा, या फिर उसके माँ बाप को छोड़कर एक दो लोग हैं तो है, उससे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि आप जो है वो एग्जाम को क्रैक करें। तो ये दुनिया का सत्य है। तो कभी भी किसी को मत बताओ अपनी प्रिपरेशन के बारे में, मस्त अपनी प्रिपरेशन करो, एक बार में धमाका करो। किसी को गुणगान गाने की जरूरत नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्रैक करो एग्जाम को और ऑटोमेटिकली पेपर में छप जाएगा, सबको पता लग जाएगा। नेक्स्ट डे पूरी मीडिया, पूरे घर, मीडिया तो सेम डे आ जाएगी और सेम डे लोगों को पता लगेगा, आपके घर पे लाइन लग जाएगी, लोग बोलेंगे अरे हम तो पहले से ही जानते थे तुम तो करेक्टर बन के ही रहोगे, हमें तुम्हारे अंदर क्वालिटी दिखती थी, राइट। बट आज की डेट में वही लोग हैं, वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, बट जैसे ही जिस दिन नाम के आगे आईएएस आईपीएस लग गया ना, तो वही लोग बदल जाएंगे। तो अगर चाहते हो इस प्रकार की चीज, तो लगकर तैयारी करो और फालतू चीजों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, राइट। चलो, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि डिफाइन करो भैया उआपा को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर सामने वाले को, अगर टेररिस्ट, इसमें सेक्शन इसका 15, 17, 18 जो सेक्शन है, ये टेररिज्म से डील करता है, राइट। तो ये जो सेक्शन है वो काफी गंभीर है। अगर किसी व्यक्ति को ये टेररिस्ट एक्ट यानी के तहत किसी व्यक्ति को बुक किया जा रहा है, राइट, तो उस बहुत गंभीरता से पूरी चीजों को देखने के बाद उसको बुक किया जाए, वरना वो अगर इनोसेंट निकला तो बहुत समय तक तो ऑब्वियस ही बात है कि सोसाइटी उसको जीने नहीं देगी, भले ही वो कितनों के सामने भी सच बोल ले। क्योंकि क्या होता है गाइस, केस लगने पर मीडिया सब जगह दिखाती है कि इसके ऊपर केस लग गया, केस हटने पर नहीं दिखाती है। ये बात भी याद रखना, टीआरपी उनको इस चीज पर लगेगी कि केस लग गया, केस हट गया उस पर नहीं मिलेगी उनको, बात समझ रहे हैं। तो लोगों को पता रहेगा कि, और ये बात सत्य भी है कि जो आप 100 अच्छाई कर लो, एक बुराई कर लोगे ना, तो वो लोगों को दिखेगी और वो लोग याद रखेंगे उस चीज को। तो इसलिए ट्राई करो कि इन सब उलझनों में ना पड़ो। और मुझे देखो, ये सब उलझन में तो आप पढ़ने भी नहीं वाले हो, क्योंकि ना आपकी दोस्ती यारी होगी किसी प्रकार से किसी से, बट बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जमाना है और आप जिस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के बाद भी आपको बहुत सतर्क रहकर जो है वो ऑपरेशन करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत रहेंगे, बहुत। और सही मायने में देखो क्या होता है कि आपको टैकल करना आना चाहिए। देखो, कहा यह जाता है ना कि जो परफेक्ट इंसान वो है जो अपने दुश्मन को भी यूज कर ले। काफी सारे राजा महाराजा, उन्होंने अपने दुश्मनों को तक यूज कर लिया यार। तो आपको भी सबके साथ इस प्रकार से बना के चलनी है, बट ज्यादा ओवर बना के नहीं चलनी है। सामने वाले से उतनी बनाओ जितनी रिक्वायरमेंट है, राइट। आप दिल्ली जा रहे हैं प्रिपरेशन करने, या आप अभी प्रिपरेशन की स्टेज में अपने घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, फालतू ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी ये टेलीग्राम के ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप जो आपने बना के रखे ना, टाइम वेस्टिंग है ये, सबके सब टाइम वेस्टिंग है। मैंने भी एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया था, 700-800 लोग थे उस ग्रुप में, हमारे स्टूडेंट थे। मैंने एक झटके में वो ग्रुप डिलीट कर दिया, क्योंकि लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर यहाँ पे तो बात होती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, हमारा टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। लाइफ में जितनी भी चीजें गाइस आपको डिस्ट्रैक्ट करे, सबको उखाड़ फेंको, क्योंकि आपके करियर से बढ़कर और कुछ नहीं है लाइफ में। तो अपने करियर पर मेनली फोकस करो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया इन सेक्शन को जो है वो सुधारें, सेक्शन 15, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। तो ये तीनों सेक्शन ही हम लोग को जो देखने को मिलता है वो टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है। तो ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इसमें क्या कौन सा सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है वो सब चीजें नहीं पूछी आएगी, बट तीनों सेक्शन ये वाले टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है, जिनको सुधारने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो कहा था। और हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, यही सेम चीज मैंने आपको बताया कि टेररिस्ट एक्ट को लाइटली नहीं लेना है, राइट। टेररिस्ट एक्ट अगर किसी के ऊपर लगाया जा रहा है तो पुख्ता सबूत होने के बाद ही उसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगाया जाए। संदेह के तौर पर उस पर लगा दोगे आप और कल को फिर वो चीज नहीं निकली तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, राइट। भले ही फिर आप वो सामने वाले व्यक्ति कितनों को भी एक्सप्लेन करें तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टीज हो जाएंगी।
है एक केस, जैसे कि एक मैं आपको सिंपल सा केस बताता हूँ। एक कोई मुझे याद नहीं आ रहा यार उनका नाम, एक बहुत समय पहले नहीं चला था, एक लड़की ने जो है वो, एक महिला ने एक वीडियो जो है वो बना लिया था किसी का, राइट। फिर बहुत समय बाद पता लगा कि यार वो तो एक पूरी पॉलिटिकल चाल थी और इस प्रकार के जो है वो नहीं करना चाहिए था उस महिला को, राइट। तो ये पूरी प्रॉपर पॉलिटिकल चाल थी, राइट। उसको हाईलाइट होना था उस महिला को, इसलिए उसने अभी बीच में जोमेटो को भी केस आया यार, आया कि नहीं आया, तो वो चीज हमने देखी। तो अब वो जो मैं आपको वो वाला केस समझाता हूँ, वो जो बुलेट में था मेरे ख्याल से वो लड़का, तो उसने फिर बहुत साल के बाद सामने आया और उसने बताया, और फिर उसकी वाली स्टोरी भी जो है वो चली थी, बट ज्यादातर लोगों के पास जो है वो ये स्टोरी नहीं पहुंची है। उसने अपने बताया कि जब ये मेरे ऊपर इस प्रकार से महिला ने मुझे बदनाम कर दिया था, राइट, मेरे पूरे यानी कि पूरे इंडिया पर लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मेरी जॉब चली गई, एम्प्लॉयमेंट मेरी खत्म, मैं कुछ नहीं, इवन आज तक भी वो व्यक्ति जो है वो उस चीज से सफर कर रहा था। अब मेरे ख्याल से आपने देखा होगा यार, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो ये केस था यार एक। तो वही चीज यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला कि यार ये तो टेररिस्ट एक्ट है, इस टेररिस्ट एक्ट को अगर किसी पे लगा दोगे तो उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग इट, टेररिस्ट एक्टिविटी इज दैट, इन्होंने बोला कि टेररिस्ट एक्टिविटी वो होती है जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि जो लोकल पुलिस वगैरह जो होती है ना उससे बाहर की होती है। तो जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस वगैरह ये सब चीजें टैकल ना कर पाए, एक्टिविटीज को टैकल ना कर पाए, उनसे बाहर हो जाए, तब वो टेररिस्ट एक्टिविटी के दायरे में आएगी। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन इसी चीज पर हम लोग को देखने को मिला था हितेंद्र विष्णु ठाकुर के केस में। तो हालांकि ये केस वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। तो पहले ये टॉपिक जो है वो क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और यूजुअल रेसिडेंट्स क्या कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बताओ जरा मुझे, किसी को पता है कि यूजुअल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? किसी को पता है तो बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यूजुअल रेसिडेंट के बारे में डेफिनेशन दी गई है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। इसमें क्लियरली बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लोकल एरिया में रह रहा हो पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा के पीरियड में, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो जो अगले 6 महीने या उससे ज्यादा के पीरियड में उसी एरिया पर रहने का इच्छुक हो, तो वो व्यक्ति यूजुअल रेसिडेंट जो है वो कहलाएगा, राइट। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक रजिस्टर है यूजुअल रेसिडेंस का, यानी कि इसमें जानकारी मिलती है कि कौन व्यक्ति किस किस क्षेत्र में कहां पर जो है वो रह रहे हैं। और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो पीरियोडिक, आप कह सकते हैं कि सर्वे हमें देखने को मिलेगा कि पीरियोडिकली जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये तैयार किया गया था 2000 स्टार्टिंग में 2010 में, और फिर इसे 2015 में अपडेट किया गया। बट अभी सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग, और जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हम लोग को देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग, इसको जो है वो रेगुलराइज जो है वो करने पर जो है वो स्ट्रेस डाला जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, राइट। इसको जो है वो पीरियोडिकली जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, राइट, पीरियोडिकली। और इसको पीरियोडिकली कंडक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि किसी लोकल एरिया पर, देखिए क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये किसका है? यूजुअल रेसिडेंट। और यूजुअल रेसिडेंट कौन है? लोकल एरिया पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो किसी लोकल एरिया पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे इस क्षेत्र पर, जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो रह रहा है, इस क्षेत्र पर एक व्यक्ति रह रहा है। अब लेट्स से कि आज से 1.5-2 साल के बाद उसने ये अपना शहर छोड़ा और वो दूसरी जगह कहीं जाकर चला गया। तो यहां पर ये मेनली फोकस किया जाता है कि इस क्षेत्र पर कौन कौन रह रहा है, या फिर क्षेत्र वाइज कौन कौन लोग जो है वो रह रहे हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड ये तैयार करते हैं। तो ये क्या है? ये एक रजिस्टर, ये रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है यूजुअल रेसिडेंस का। अब देखिए बताइए जरा इस रिकॉर्ड के क्या फायदे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है ये वाले फायदा इसका, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी रीसेंट पास्ट का जो है वो लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमें देखने को मिला था कि माइग्रेंट लेबर्स, राइट, जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता कोरोना वायरस के समय पर काफी भारी मात्रा में लेबर जो है वो अपने अपने गांव जो है वो मूव करना शुरू कर दिए, राइट। बट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ये कहीं पर भी नहीं पता था कि कितने लोग जो है वो कहां पर रह रहे हैं, कितने माइग्रेंट लेबर्स कहां पर हैं। और ये रजिस्टर हमारी अथॉरिटीज को बताता है कि एक लोकल एरिया पर कितने लोग जो है वो रह रहे हैं, राइट, एक लोकल एरिया पर। क्योंकि यूजुअल रेसिडेंट कौन है? लोकल एरिया पर रहने वाले लोग जो पिछले 6 महीने से या उससे ज्यादा महीने से रह रहे हैं, या एस्पायर करते हैं कि उसी जगह पर वो आने वाले 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक जो है वो रहेंगे,
राइट। तो ये इसको अपडेट किया जाता है पीरियोडिकली, कि जिसके चलते जितने भी चेंज आए उस लोकल एरिया पे, बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाए, जो कि हेल्प करेगी लोकल अथॉरिटीज को उस क्षेत्र को बेटर तरीके से एडमिनिस्टर करने में। बात समझे आप यहां तक? अगला फेज जो है गाइस, इसका बताया जा रहा है कि अपडेट किया जाएगा 2021 की हाउसिंग लिस्ट इसमें शामिल की जाएगी, हाउसिंग सेंसस शामिल किया जाएगा, बट अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। ठीक है। और यूजुअल रेसिडेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या। अभी देखिए, लेटेस्ट फॉर्म हम लोग को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस, यानी कि एक नए पर्चे पर एक नया फॉर्म जो है जिसमें लोगों से इंफॉर्मेशन जो मांगी जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंटेंशियस है, मतलब कि विवादास्पद हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि विवाद खड़ा करते हैं, जैसे कि सामने वाले की मदर टंग कौन सी है, सामने वाले का प्लेस ऑफ बर्थ उसके फादर का और उसकी मदर का कौन सा है, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ, लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस उसका क्या रहा है। तो ये बता रहे हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मांगनी चाहिए, इस प्रकार की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट। इस तरह की इंफॉर्मेशन की सिर्फ यहां पर यह पता करना होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत कि कौन व्यक्ति कहां पर रह रहे हैं और कितने समय तक रह रहे हैं, मतलब यानी कि यूजुअल रेसिडेंस की बस इंफॉर्मेशन यहां पर मेनली तौर पर कलेक्ट की जाती है, बट इसमें कुछ ऐसी चीज पूछी जा रही है जो कि ठीक नहीं है। तो पूरा मुद्दा क्या है? तो एनपीआर पहली बार कंपाइल किया गया था कब? 2010 में। इसे अपडेट किया गया था 2015 में। नए क्वेश्चन जो है वो इस ट्रायल एक्सरसाइज का पार्ट है, जो ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है 30 लाख लोगों का, सितंबर 2019 में भी कंडक्ट किया गया था। और एक्सरसाइज, इस सेम एक्सरसाइज को जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं, इसको अपोज कर रही है कुछ स्टेट्स और सिटीजन ग्रुप। उनका मानना यह है कि एनपीआर जो है वो पहला स्टेप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को कंपाइल करने का अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल 2003। इसके अलावा एनपीआर सेंसस से कैसे अलग है? क्योंकि सेंसस में भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव जो एनपीआर का है वो क्या क्रिएट करना कि यूजुअल रेसिडेंट हमारी कंट्री में कहां पर है, कितने हैं, सिर्फ उनका डेटाबेस तैयार करना, उनको आइडेंटिफाई करना, दैट्स इट। And it is mandatory for every usual resident of India to register in NPR. Point to be noted कि ये mandatory है, याद रखना कि हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए कि उसे एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, राइट। और ऐसा ही सिमिलर डेटा जो है वो सेंसस के अंदर भी कलेक्ट किया जाता है। तो सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 15 के अंदर सभी इंडिविजुअल लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसस के अंदर जो है वो कलेक्ट करके रखी जाती है और ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो निकाली जाती है। हर एक इंडिविजुअल की जो इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो कहीं पर भी रिलीज नहीं की जाती। सिर्फ बस ये डेटा निकालते हैं कि इतने हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो ये है, हमारी कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये है, तो उस प्रकार से बस ये रेट बताए जाते हैं, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये डेटा का उपयोग किया जाता है। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं हम लोग को देखने को मिल रही है उसकी बात करें तो काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है लीड पर है, राइट। तो अपोजिशन पार्टी वाली जो स्टेट्स हैं तो वो अपोज करती है कि इस प्रकार से एनपीआर को अपडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे इसका लिंक हम लोग को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के साथ देखने को मिलता है। और अभी जो इंप्लीमेंट होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके साथ इसका लिंक जो है वो बताया जाता है। अच्छा, एनआरसी की प्रोसेस जो है वो किस स्टेट के अंदर कंडक्ट की गई थी अभी रिसेंट पास में बताएं जरा, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। और सिटीजनशिप रूल्स जो फ्रेम किए गए थे 2003 में, उसके तहत एनपीआर ये पहली स्टेप थी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन या एनआरसी को कंपाइल करने की। ठीक है, तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट।